नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। जरूर बीजेपी से आगे निकल गई है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी अब तक उम्मीदवार क्यों तय नहीं कर पाई। आखिर कौन से धर्म संकट में फंस गई है भाजपा? क्या वंशवाद, परिवारवाद को लेकर पेंच फंसा हुआ है? आखिर सीएम शिवराज को मैदान में आकर ये क्यों कहना पड़ा कि पार्टी वंशवाद, परिवारवाद से सर्वदा दूर रहकर टिकट का चयन करती है? अटेंशन में हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने को लेकर बीजेपी में रस्साकशी का दौर जारी है। बैठकें चल रही हैं और चुनाव जिताऊ उम्मीदवार के चयन पर मंथन हो रहा है, क्योंकि एक सीट पर एक से ज्यादा दावेदार मौजूद हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के मामले में भाजपा से आगे निकल गई है। वहीं उम्मीदवारों के चयन ने बीजेपी का धर्म संकट भी बढ़ा दिया है। किसी सीट पर नेता पुत्र परेशानी दे रहे हैं तो कहीं आयातित नेताओं के कारण पार्टी में असंतोष पनप रहा है। इसको लेकर पार्टी परेशान है। यही कारण है कि सीएम शिवराज को इसे लेकर मोर्चा संभालना पड़ा है और पार्टी के टिकट वितरण प्रक्रिया को लेकर बयान देना पड़ा। अब भले ही बयान तो दे दिया है, लेकिन मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल रेगांव सीट से पुष्पराज सिंह टिकट मांग रहे हैं। पुष्पराज दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटे हैं। पुष्पराज की मां और उनके एक भाई और अपने स्तर पर टिकट मांग रहे हैं। और इसी तरह खंडवा सीट से हर्षवर्धन सिंह दावेदार हैं। हर्षवर्धन नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे हैं। ऐसे में पार्टी पुष्पराज को टिकट देती है तो हर्षवर्धन का दावा मजबूत होगा, लेकिन फिर पार्टी को अर्चना चिटनीस को मनाना होगा। संकट जोबट और पृथ्वीपुर सीट पर भी है। पृथ्वीपुर सीट से गणेशी लाल नायक उनकी भाभी टिकट मांग रही हैं, लेकिन बीजेपी की नजर शिशुपाल यादव पर है। शिशुपाल यादव पिछला चुनाव सपा के टिकट पर हारे थे। हालांकि वो दूसरे नंबर पर रहे थे और बीजेपी उम्मीदवार चौथे नंबर पर थे। अब पृथ्वीपुर के नेता भी स्थानीय व्यक्ति और पार्टी के ही आदमी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। पार्टी इस समस्या से निपटने भरसक प्रयास कर रही है। इसी तरह का संकट जोबट सीट पर भी है। बीजेपी ने यहां से विधायक रही सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करा लिया है। दोनों में से एक पर पार्टी विश्वास करेगी और मैदान में उतरेगी, लेकिन वहां बीजेपी के पुराने नेता विरोध में उतर आए हैं। उनसे पार्टी को निपटना होगा। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को खुद मैदान में उतरकर बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा, पार्टी वंशवाद, परिवारवाद से सर्वथा दूर रहकर टिकट का चयन करती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम विकास और जन कल्याण इन दोनों को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन में कुछ समय थोड़ी लगता है। पार्टी विचार करती है और फैसला करती है। देख, पार्टी हमारी ऐसी कि जहाँ ना को कोई अलग नाम जाते, ना कोई गुटबाजी है। हमारी पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है। वंशवाद, परिवारवाद, दूसरी चीज, इन सबसे सर्वथा दूर रह के पार्टी का स्थानीय नेतृत्व, प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करता है। केंद्रीय नेतृत्व अंतिम रूप से फाइनल करता है। वैसे भी नवरात्रि आ रही है तो फॉर्म तो नवरात्रि में ही भरेंगे प्रारंभ होने पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, नाम घोषित है। पार्टी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में ही काम करती है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो आम इंसान के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, माताओं बहनों और नौजवानों के लिए काम कर रही है। और मध्य प्रदेश की सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और विकास के काम कठिन परिस्थितियों में भी, क्योंकि कोरोना के संकट के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, बावजूद इसके हमने विकास के काम रुकने नहीं दिए। तो विकास और जन कल्याण, इन दोनों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, वही हमारी तैयारी। सीएम शिवराज ने तो अपनी मंशा साफ कर दी, लेकिन इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। शिवराज सिंह चौहान का जो आज बयान आया है उपचुनाव को लेकर वो बहुत ही हास्यास्पद है।
जैसा कि खबरें हैं कि परिवारवाद भाजपा में नहीं है और भाजपा में सिर्फ कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, तो खंडवा से स्वर्गीय नंद कुमार चौहान जी के पुत्र को टिकट देने की जो सुगबुगाहट है, जो बातें हैं, वो क्या भाजपा उनको टिकट नहीं देगी? कांग्रेस से 2 दिन पहले आयातित सुलोचना रावत जी को शामिल किया गया और वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के बारे में दरकिनार करके सुना है कि उनके पुत्र को भाजपा टिकट देने जा रही है। तो ये तो वो वाली बात हो गई, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अपने गिरवा में झांके भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र खुल के है और सबको अपनी बात रखने का और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। तो सीएम ने तो स्थिति साफ कर दी है, लेकिन क्या वाकई इतना आसान होगा? और अगर ऐसा हो सका तो बीजेपी बढ़त हासिल कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रजनीश जैन। और भी मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, चर्चा में शामिल होंगे। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। क्या लगता है आपको, शिवराज जी को बाहर आकर ये क्यों कहना पड़ा कि हमारे यहाँ टिकट चयन करना आसान है, ना कोई परिवारवाद है, ना कोई गुटबाजी है? और कांग्रेस एक तरफ, दूसरी तरफ हम बात करें तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चयन कर चुकी है। भाजपा को क्या जो नेता पुत्र के दबाव पड़ रहा है, इस कारण शिवराज जी को ऐसा बोलना पड़ा और चयन नहीं कर पा रही पार्टी उम्मीदवार? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कांग्रेस की जल्दबाजी मुझे समझ में नहीं आ रही कि उनको क्या जल्दबाजी है इतनी कि सामने हमारे कौन है, ताकि वो रणनीति अपनी उस नजरिए से जल्दी तय कर पाए। उनको ये बेचैनी। और शिवराज जी का हिंट तो शायद उन्होंने दे ही दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि दरअसल अभी शराब पक्ष चल रहे हैं तो ऐसे में अच्छे काम नहीं किए जाते जी। ये और कह सकते थे वो आड़ लेने के लिए। भाजपा में एक प्रक्रिया है, वो अपनी जगह दुरुस्त है जैसा वो बोल रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो होता है वो हर कीमत पे चुनाव जीतने का दबाव होता है। और पार्टियों को मेरा मानना है कि इस दबाव से उबरना होगा। आप देखिए कि आम चुनावों में टिकट वितरण की प्रक्रिया जो है उसका पैटर्न अलग होता है। बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक टिकट बांटे जाते हैं, लेकिन जब उपचुनाव आते हैं तो यही पार्टियां अपनी आवश्यकता अनुसार रणनीतियां बनाती हैं और निर्णय लेने में असमंजस का शिकार दिखाई देती है। ये परिपाटी कितनी सही है, गलत है, लेकिन रजनीश जी, हम देखते हैं कि कांग्रेस हमेशा इस मामले में पिछड़ती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने बाजी मार ली है, और कहा भी जाता है यदि कांग्रेस देरी से टिकट निर्धारित करती है तो कहते हैं कि वो पहले कर लेती तो ज़्यादा आसान होता, उनके यहाँ गुटबाजी ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार तो ज़्यादा बेहतर कर गई वो, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, ऐसा लगता है। और ये सच इसलिए है कि अब उन्होंने चुनावी राजनीति को बहुत सक्रियता से लेना शुरू किया है। अभी तक मध्य प्रदेश के चुनाव की तरफ जिस तरह से वो आलसीपन का शिकार होते थे, अब वो नहीं है। ये सतर्कता उनकी बताती है कि ये आगे के आम चुनावों की तैयारियां जो है वो किस स्तर की करने वाले हैं। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, मैं सर्वे पर ये भी कहने विश्वास जा रहा करने था, लगे कमलनाथ जी, सर्वे पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए अरुण यादव का टिकट काट के राजनारायण सिंह को दे दिया। निश्चित राजनारायण जी भी जो है उनकी वंश परंपरा देखिए आप राजनीति में, वो भी एक परिवार से ही निकल के आए। तो ये और नितेंद्र राठौर जो है, नितेंद्र राठौर क्या परिवार से निकल के नहीं आए? ये वही मैं कह रहा था कि कांग्रेस को ये आरोप लगाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। खासतौर पर परिवारवाद का जो आरोप है, कांग्रेस ये आरोप लगाने का नैतिक अधिकार रखती ही नहीं।
उनके यहाँ लेकिन तो चर्चा ही भारतीय नहीं जनता होती है पार्टी ना, में रजनीश जी, वो तो चर्चा ही नहीं करते इस जी, मुद्दे पर। जी, चर्चा इसलिए भाजपा में होती है कि ये परिवारवाद का खिलाफत करती थी, ये कांग्रेस को एक परिवारवाद की पार्टी बताती थी। तो इसलिए यदि ये परिवारवाद को बढ़ावा देगी, यहाँ से दावेदार नेता पुत्र ज्यादा हैं, तो वही असमंजस का कारण है। बिल्कुल। लेकिन इसका आप राजनीति इससे कितनी विकृत होती है, जी इस आपाधापी से। आप ये देखिए कि अ, उपचुनाव जो हैं उनमें पूरी जिस तरह की चुनावी प्रक्रिया होती है, जो मानसिक दबाव काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव काम करते हैं, इस तरह के, तो उसमें पूरा उपचुनाव जटिल हो जाता है, महंगे और विवादित चुनाव हो जाते हैं। चलिए तो रजनीश जी, मैं आपके पास परिवारवाद भी लौटूंगा। उनमें हमारे से साथ एक दृष्टिकोण है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मीडिया प्रभारी गोविंद मालू जी भी जुड़ गए। मालू जी, इस बार कम से कम उम्मीदवारी के मामले में तो आपको पछाड़ दिया कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने। चारों सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं और आप नेता पुत्रों के चक्कर में उलझे हुए हैं। मालू जी। ब्रजेश जी, जी। हम किसी नेता पुत्र के चक्कर में नहीं उलझे हैं और कांग्रेस के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो है उपलब्ध उन्हीं को उन्होंने अपने चुनाव के रण में उतार दिया है, वो उनकी जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंथन करके, चिंतन करके, लोकतांत्रिक तरीके से अपने उम्मीदवार का चयन करती है। और जहां तक नेता पुत्र या इनका सवाल है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो ग्रॉस रूट से काम करता है, कोई उसने अपराध नहीं किया यदि वो नेता का के घर में पैदा हुआ है। तो यदि वो समाज जीवन में काम कर रहा है और अपनी स्थिति बना रहा है और वो वहां तक पहुंच रहा है, तो उसमें क्या गलती है। और अगर स्वीकार्यता उसकी बढ़ रही तो पैराशूट लैंडिंग हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ तो नीचे से, जमीन से, बूथ की लेवल से काम करके आदमी ऊपर आता है। अब अभी तक यदि कुछ निर्णय कर रही है पार्टी, हमारे यहाँ मंथन होता है, चिंतन होता है। और हम 8 तारीख को तो नामांकन भरना है ना। आज से करके क्या करना है, 7 को करेंगे, 8 को करेंगे। कल कई जगह रणनीतिक फैसले के लिए लिए जाते हैं। इसलिए ये चिंता का विषय नहीं है। हमारा उम्मीदवार आएगा, हम उम्मीदवार खाली नहीं छोड़ेंगे चुनाव में। हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा उम्मीदवार भी होगा और जो होगा वो विजय श्री को वर्ण करने वाला उम्मीदवार होगा। इसलिए ये वंशवाद, ये परिवारवाद की सबसे चिंता बड़ी करे पार्टी कांग्रेस है हमारे और आपको उम्मीदवार ढूंढना पड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि उधार के उम्मीदवार चाहिए, आपको उधार लेकर जा रहे हैं। चाहे जोबट की बात करें, वहाँ पे सुलोचना रावत या विशाल रावत का नाम चल रहा है। चाहे पृथ्वीपुर की हम बात करें तो वहाँ पे शिशुपाल का याद नाम चल रहा है, जो सपा के नेता है। तो आपके पास है नहीं उम्मीदवार। दिग्विजय सिंह जी तो खुद पंचिंग बैग अपने आप को कहते हैं कि जो होता है वो मारे। अब कांग्रेस पंचिंग बैग बना दिया उन्होंने जी। दिग्विजय सिंह जी ने। दिग्विजय सिंह जी को तो केवल प्रचार में रहना है, तो कुछ भी बात करते हैं। उनकी बात को कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती तो आम जनता कहाँ लेगी। इसलिए हम उनकी बात को, उसको आगे बढ़ाएं या हम उस पर जवाब दें, हम इसमें पढ़ते नहीं है। क्योंकि अब उनको इलाज कहीं अमेरिका लंदन में कराना पड़ेगा, ताकि उनका मानसिक डीएनए में क्या गड़बड़ है उसको समझ में आए उनको। इसलिए हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हम तो हमारी पार्टी की चिंता करने वाले हमारे यहाँ रक्षक लोग हैं, हमारे यहाँ जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं। हमारे यहाँ एक छोटा सा आदमी नीचे तक जाके ऊपर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। ऐसा लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि फ्रेंचाइजी नहीं बांटते कांग्रेस की, जैसे कमलनाथ जी को बांटती उन्होंने। सारी कुछ उनके पास ही है, सर्वाधिकार सुरक्षित। हमारे यहाँ तो 4 लोग निर्णय करते हैं बैठ के, मंथन होता है, चिंतन होता है। तो वो उनकी चिंता करें, हम हमारी चिंता कर लेंगे। चलिए, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आप अपनी चिंता कीजिए, वो आयतित लोगों को टिकट दें, नेता पुत्रों को दें। अरे अब क्या बोले, बेचारी भाजपा, वो बेचारा भाजपा का कार्यकर्ता तो बेचारा बन गया है। अब दरी उठाए, पानी लाए, बैनर बांधे, झंडा बांधे, गाड़ी साफ करे, अब इसी काम का बेचारा कार्यकर्ता रह गया। नेता तो अब कांग्रेसी हो जाते हैं या दूसरी दलों से आए हुए हो जाते हैं। विंध में इनके पास 2 लोगों के पास लाल बत्ती, एक गिरीश गौतम और एक राम खिलावन पटेल। गिरीश गौतम जी आए सीपीएम से और राम खिलावन पटेल है वो बसपा से। बाकी सब कांग्रेस भाजपा के लोग किसी काम के नहीं। अभी भी रेस लगा रहे थे कमलनाथ जी से, या हम कमलनाथ जी से रेस में हरा देंगे। कमलनाथ जी ने कहा था ना कि आओ मेरे साथ रेस लगाओ, देखो हम रेस में जीत गए। आज हमारे चारों उम्मीदवार घोषित हो गए, कल हम नामांकन भर देंगे।
और भारतीय जनता पार्टी अभी तो ये विचार ही नहीं कर पा रही कि कब देंगे। मालू जी भी नहीं बता पा रहे कि कब घोषणा होगी उनके जो है प्रत्याशियों की, और होगी भी तो उसमें से 2 आ रहे हैं आयातित और एक आएगा नेता पुत्र। तो ये भारतीय जनता पार्टी दो जगह नेता पुत्र आएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपराएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये ऐसे ही पाखंड फैलाते हैं कि हमारे यहाँ जो है बूथ का कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। अरे भैया, भूपेश बघेल किस नेता के जो है लड़के हैं, जरा बताइए मुझे। अभी चरणजीत सिंह चन्नी जी बने पंजाब में, वो किस नेता के लड़के हैं? अशोक गहलोत जी किस नेता के लड़के थे? दिग्विजय सिंह जी किस नेता के लड़के हैं? जरा बता, हम भी तो समझे कि अगर आप इतना, कमलनाथ जी किस नेता के लड़के हैं? तो ये सब लोगों ने अपनी मेहनत से कांग्रेस से दिया। कुछ लोग होते हैं, सबको पता है। हेलो फिरोज जी, कमलनाथ जी तो इंदिरा जी की तीसरी संतान कहलाते हैं, पूरे देश को तो यही पता है। कहलाते हैं ना, लेकिन वंशवाद कमलनाथ जी ने संघर्ष किया और आज वो कमलनाथ जी को का नाम है पूरे भारत में, एक राष्ट्रीय नेता है वो। तो उन्होंने मतलब 9-10 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना, निर्वाचित होके आना, छिंदवाड़ा की जनता का विश्वास अर्जित किया। ऐसी दिग्विजय सिंह जी हैं, कई बार वो जीते हैं, मुख्यमंत्री रहे 10 साल। तो ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी करती है वो बातों में कोई दम नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने तो बता दिया कि वो कितने गरीब परिवार से आए, और उनकी माता जी तो जो है मिट्टी ढोया करती थी, ये उन्होंने बताया। तो कांग्रेस भी सबको साथ रखती है, लेकिन कोई महज अगर राजा का लड़का है तो वो कांग्रेस में नहीं आ सकता और राजनीति नहीं कर सकता, या कोई किसी नेता का लड़का है तो वो राजनीति नहीं कर सकता, टिकट नहीं पा सकता, ऐसा तो नहीं है। राजनारायण जी को आज हमने टिकट दिया, तो क्या ये किसी नेता के लड़के थे क्या? आज हमने कल्पना वर्मा को टिकट दिया, ये किस नेता की लड़की है? तो ये जो बातें जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी करती है, मालू जी, वो आपके इनके आरोपों का जवाब भी दे देंगे, लेकिन रेस की आपने बात की है, कमलनाथ जी और शिवराज जी से रेस लड़ाना चाह रहे थे। लोगों को तो ये लग रहा था कि वो अरुण यादव से रेस लड़ा रहे हैं और अरुण यादव पीछे रह गए आगे चलते चलते। गोविंद जी, रेस तो जनता के बीच में विजय की रेस लगानी पड़ेगी। ये उम्मीदवार घोषित करना कोई रेस में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनके तो कान में सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने जो बोला उसको सब दूर ये मंत्र जैसा पूछते रहते हैं। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति निर्णय करता होता तो हम भी गोविंद मालू जी भी बता देते आपको। हमारे यहाँ तो न तो गोविंद मालू बता सकता है, न शिवराज सिंह चौहान बता सकते हैं। ये आपको बता दूं, ये जरा भारतीय जनता पार्टी की पद्धति और उसकी कार्य पद्धति को आगे सीखें। ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा जानकर, इनके पास कोई MRI की मशीन है क्या? इनके पास क्या है जो भारतीय जनता पार्टी को इनको समझने में जन्मों और मनमंतर गुजर जाएंगे। लेकिन मालू जी, अभी तो आप मानेंगे कि जो आयतित नेता हैं उनकी वजह से, और जो नेता पुत्र और उनके रिश्तेदार दावेदारी कर रहे हैं, उस वजह से आप संकट में इसलिए निर्णय नहीं कर पा रहे। हमेशा आप उम्मीदवार पहले घोषित कर देती थी आपकी पार्टी, इस बार तो पिछड़ गई है। चाहे हम रेगांव की बात करें तो पुष्पराज सिंह बागरी के बेटे दावेदार हैं, उनका एक भाई भी दावेदार है और उनकी पत्नी भी दावेदार है। खंडवा से हर्षवर्धन सिंह चौहान दावेदार हैं, पृथ्वीपुर से गणेशी लाल नायक हैं और श्रीमती नायक दावेदार हैं। तो ये इस वजह से दिक्कत है। और यदि जोबट की बात करें तो वहाँ माँ बेटे आ गए तो वहाँ भी दिक्कत हो रही है। मीडिया के आधार पर या मीडिया में छपने से या चर्चा होने से हम थोड़ी उम्मीदवार तय करते हैं। मीडिया वाले अपना कयास लगाते रहते हैं, दिन भर उनके पास काम, उनको कुछ न कुछ खबर बनाना है तो करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये कभी भी नहीं खोज पाएंगे। ये 50 जगह पर इस बात का निर्णय हो गया है कि ये जब होता है मंथन चिंतन और उसके बाद निर्णय, वो होता है जमीन की सच्चाई को और कार्यकर्ता की क्या वहाँ उपस्थिति और क्या स्टैंडिंग है, उस आधार पर हम निर्णय करते हैं। और हम चारों सीटें बड़े अंतर के साथ जीतेंगे। इनके उम्मीदवार घोषित हो गए ना, अब हमारे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे कल परसों 8 तारीख तक। हम 8 को नामांकन भर देंगे। उसके पहले मैं बोल रहा हूँ आप आखिरी तारीख तो वही है। नहीं भर पाओगे 3 बजे तक तो बाहर हो जाओगे। थोड़ी लिखा है कि कांग्रेस कर रहे तो हमको करना है। कांग्रेस को 2 तारीख को रेस में से बाहर हो जाओगे। कुछ है ही नहीं, आपको ये नहीं पता क्या? अरुण यादव अच्छा अनुभव है कांग्रेस का, रेस में से बाहर हो जाओगे आप? मना क्यों कर दिया अरुण यादव ने? नहीं भर पाए तो मना करा कि उनको जीतने की संभावना नजर नहीं आ रही है। कौन छोड़ता है लोकसभा की सीट? अरुण यादव को समझ में आ गया कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अब इसमें बैठने से कोई मतलब नहीं, हम भी डूब जाएंगे सनम। चलिए मालू जी, वरिष्ठ पत्रकार रजनीश जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं।
वो आपके कयासों पर जो आप कह रहे थे मीडिया पे उसका जवाब देना चाहते हैं। रजनीश जी। देखिए, एक बात तो मैं मालू जी से कहना चाहूंगा और एक टिप्पणी में फिरोज भाई के लिए करूंगा, उनकी पार्टी के लिए। देखिए, मालू जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि निचले स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद है और यह जरूर है कि पार्टी उससे लड़ती हुई दिखाई देती है। उसका प्रतिकार करने की एक कोशिश उसमें उसमें दिखाई देती है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इसके रूट काज में जाइए। मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं अपना कि जिले और विधानसभा स्तर पर ये प्रवृत्ति देखी जा रही है कि नेता, संगठन और आपके विधायक और नेता गण जिले में, अपने विधानसभा क्षेत्र में संगठन और संघ दोनों के जो पद हैं या स्थान हैं, उनको अपने गैर महत्वाकांक्षी समर्थकों से ब्लॉक कर देते हैं, भर देते हैं। और इससे जब आपको ऐसे वक्तों पे जरूरत पड़ती है, तब आपका नैसर्गिक कार्यकर्ता जो है वो ऊपर आके दावेदारी पेश नहीं कर पाता और आपको अभाव का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी टिप्पणी में जो कांग्रेस के बारे में मैं करना चाह रहा हूं, फिरोज जी जिन मुख्यमंत्रियों के निर्णयों की बात कर रहे थे, वो निर्णय जो आपके हाईकमान ले रहे हैं वो वंश परंपरा से आए हैं। और इतना ही नहीं, वंश परंपरा का एक अलग स्तर कांग्रेस में देखने को मिला है। आप पूरे उपमहाद्वीप में देखिए कि उत्तराधिकार बेटियों को सौंपे जाने में कोई परहेज नहीं किया गया, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया में इंदिरा जी हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी तुलनात्मक रूप से राहुल गांधी से श्रेष्ठ, ओजस्वी और तेजस्वी और स्वीकार्य नेता थी। लेकिन उनके, चूंकि वो लड़की हैं, इसलिए उनको विरासत नहीं सौंपी गई और जानते हुए इनको पहले मौका दिया गया राहुल गांधी को। और परिस्थितियों ने बता दिया कि आपको प्रियंका गांधी की आवश्यकता थी और है और रहेगी। तो रजनीश जी, यदि कोई आना ही नहीं चाहे तो क्या करोगे? उन्होंने कहा कि अभी मैं आना नहीं चाहती हूँ, मुख्य धारा में राजनीति की तो नहीं आई, अब आना चाहती हैं कि तब उनके भाई को लग रहा है कि जरूरत है तो वो आ रही हैं। क्यों फिरोज जी? ये देखिए, प्रियंका गांधी जी ने निर्णय ही नहीं किया राजनीति में आने का, बहुत लंबे समय तक निर्णय नहीं किया। वो एक बार आती थी अमेठी और रायबरेली की सीट पर प्रचार करती थी और चली जाती थी। उनने जब अपने, क्योंकि अब उनकी जो अपनी पारिवारिक जो भी कारण रहे हो, प्रियंका गांधी जी ने निर्णय नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी 2004-2002 से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 2004 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ लिया था। अब तक तो राहुल गांधी जी 4 बार के एमपी हो चुके हैं। तो ये वजह रही, इसलिए राहुल गांधी जी आगे संगठन में भी नहीं सुनते ना। वो कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, गैर गांधी परिवार से बना दो। आप लोग खींच के ले आते हैं, माँ को ले आया, फिर उन्हीं पे दाव लगा रहे हैं कि आ जाइए आप वापस। ये हमारे कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि हम तय करेंगे कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा। मेरे जैसे कई करोड़ों कार्यकर्ता हैं पूरे देश में कांग्रेस के। हम कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हमको गांधी नेहरू परिवार से ही अध्यक्ष चाहिए, तो अध्यक्ष है। और सभी सांसद जब चुन के आए थे तो उन्होंने सबने तय किया था कि मनमोहन सिंह जी जो हैं वो प्रधानमंत्री होंगे, तो वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे। वो G23 के नेता आपके कार्यकर्ता नहीं है क्या? जी, G23 के नेता जो चिल्लाते रहते हैं कि अध्यक्ष का चयन कर लो, वो भी तो आपकी पार्टी के हैं, उनकी क्यों नहीं सुनवाई हो रही? नहीं, जरूरी क्या है उनकी सुनवाई करना? जो करना है CWC है। अभी कोरोना काल चल रहा है, अधिवेशन होगा, अधिवेशन में सब डेलीगेट्स आएंगे, वोटिंग करा देंगे, वोटिंग हो जाएगी, अध्यक्ष आ जाएगा नया। तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीज रुक रही है। और कांग्रेस प्रेसिडेंट से ज्यादा अधिकार तो CWC के पास होते हैं। तो CWC को अगर तय करना होगा तो जो भी, हमारा तो कोई काम रुक नहीं रहा है इस मामले से। अब इसके बाद जब कोरोना काल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद हमको अधिवेशन बुलाना है कांग्रेस का अधिवेशन आएगा, वोटिंग होगी, हमारे यहाँ नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। उसमें क्या दिक्कत क्या है? आपके यहाँ की वंशवाद की बेल जो पनप रही थी वो कोई उखाड़ के भाजपा वाले तो नहीं ले गए, अपने यहाँ लगा दिए उनने? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो पाखंड करती थी वंशवाद का। असल वंशवाद तो इनके तो संघ में तक वंशवाद है।
तो ऐसा नहीं है कि वंशवाद इनके यहाँ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। संघ में तो बहुत बच्चे ही तगड़ा नहीं होते, वंशवाद वंशवाद है कहाँ और से आ तगड़ा गया? जातिवाद भी है इनके यहाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस में जो है अध्यक्ष का चुनाव सीधा होता है, वोटिंग से होता है। राहुल गांधी जी का भी वोटिंग से हुआ, और जो अब अगला अध्यक्ष आएंगे, जो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट नेक्स्ट चलिए होगा, मालू वो भी जी से वोटिंग आखिरी आएगा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर रजनी जी के पास जाऊंगा 30 सेकंड के लिए। मालू जी। हाँ, देखिए, ये जो कहते हैं ना ये वोटिंग से होता है, हमारे यहाँ वंशवाद नहीं है, ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इनको तो गुलामी की जंजीरों से तो देश मुक्त हो गया, लेकिन ये गुलामी की जंजीरों से कब मुक्त होंगे मुझे ये समझ में नहीं आता है। और संघ का नाम लेते हैं, इनको तो पहले संघ में आके संघ को समझना चाहिए। इनके पुरखे भी आ जाएंगे तो संघ को नहीं समझ सकते हैं। संघ में कौन सा वंशवाद है? आपने सही कहा, संघ में भी परिवारवाद चल नहीं रहा है। है। हमारे यहाँ तो संस्कारवाद है, और हमारे यहाँ एक सिद्धांतवाद है और राष्ट्रवाद है। ये वंशवाद तो ये पैराशूट लैंडिंग। और प्रियंका गांधी को क्यों नहीं ला रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब राजनीति में आता है आदमी, कदम रखता है, तो उसके 10 जन्मों के सारे कारनामे सड़क पे आ जाते हैं। तो वाड्रा जी के जो जवाई हैं, जीजा जी, उनके सारे प्रकरण सामने आ जाएंगे। इसलिए प्रियंका को नहीं लाना चाहते हैं। सोनिया गांधी को कहते बड़ा त्याग किया उन्होंने, प्रधानमंत्री बन रही थी। अरे भाई, सबको मालूम है इटली की महिला देश और इस विदेशी महिला के चक्कर में तो राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी। इनकी कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? ये खुद तो अपने कहा गिरेबान में झांकते नहीं है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करते नहीं है, दूसरे पर आरोप लगाते हैं और दूसरा बढ़ता जा रहा है आगे। गिरेबान में नहीं झांकती, भाजपा तो झांक रही। जो दावे किए जाते हैं परिवारवाद की बात, और कोई दबाव नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, इसे आप कैसे देखते हैं? सिर्फ कह रहे हैं वो सच्चाई है इनकी। देखिए, वहाँ पूरे निर्णय पारिवारिक होते हैं जी। नेहरू जी ने चाहे इंदिरा जी को चुना हो राजनीति के लिए, इंदिरा जी ने संजय गांधी को चुना था राजनीति के लिए। आप देखिए, राजीव गांधी को 10 वर्ष लगे थे सीखने के लिए। राजनीतिक प्रतिभा एक अलग तरह की प्रतिभा होती है, वही अंतिम सत्य होती है। प्रतिभाहीन शासक बहुधा राजवंश का अंतिम शासक सिद्ध होता है। ये सच्चाई भी समझना चाहिए। इसीलिए प्रियंका गांधी की जरूरत इनको पड़ी है। और ये सत्य इसलिए भी है, आप देखिए, लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम रखा था मीसा, लेकिन प्रतिभा निकली तेजस्वी में, तेज प्रताप की नौटंकी आप देख रहे हैं। तो प्रतिभा की कदर होती है क्या दोनों पार्टियों में? जी, प्रतिभा की कदर होती है क्या दोनों पार्टियों में? प्रतिभा की कदर कम से कम इनसे ज्यादा लालू जी की पार्टी में देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां तेजस्वी प्रभावी है। तेज प्रताप ने ये समझा तो प्रतिभा है वो तो निकल के आ ही जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं देता। रजनीश जी, मालू जी और फिरोज जी, इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। जिसमें प्रतिभा होगी वो निकल के सामने आ ही जाएगी। परिवारवाद की जो बेल है वो सब तरफ पनपने लगी है, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस में ये बड़े रूप में देखने को मिलती है, भाजपा में उस स्तर पर नहीं देखने को मिलती, निचले स्तर पर जरूर ये पनपने लगी है। अब इससे भाजपा कैसे मुकाबला करेगी? क्या यह परिवारवाद की बेल में मट्ठा डाल के उसको खत्म करेगी, या ये भी भाजपा में कांग्रेस की तरह पनप कर एक वृक्ष का रूप ले लेगी? ये आगे देखने को पता चलेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।